हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स कहिए। ठीक है, ऑप्टिक्स का दो पार्ट है। ऑप्टिक्स, लाइट के बजाय मैं यहाँ पर ऑप्टिक्स लिखता हूँ। ठीक है, जो एक्चुअली है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, लाइट का जो स्टडी करते हैं तो साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लाइट इज हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो लाइट के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हम लोगों ने पढ़ा, और लाइट के बारे में क्या देखें कि लाइट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक सिंपल छोटा सा रीजन है जिसे हम लोगों ने विजिबल रेंज कहा था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो एक बहुत लंबा रेंज है। कहाँ से कहाँ शुरू होकर ख़त्म होता है? इधर देखिएगा कि अगर इधर बात करें अगर रेडियो वेव की, तो उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। और अगर इधर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद कीजिए, तो गामा रे की, जिसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। 10⁻20 हर्ट्ज के आसपास इसका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, और इधर रेडियो वेव जो होता है 10⁻4 के आसपास फ्रीक्वेंसी होता है। तो जो हम लोगों ने देखा, इसका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर में भी चला जाता है। तो क्या है ये हम लोगों ने देखा, और इसमें याद कीजिए आप तो देखे होंगे, याद कीजिए तो विजिबल रेंज जो होता है एक छोटा सा रीजन होता है, बहुत छोटा विजिबल रेंज, जो 380 नैनोमीटर, जिसका वेवलेंथ जो है 380 नैनोमीटर से लेकर के 780 या 760, जो भी बोलिए, एग्जैक्ट तो है नहीं, लेकिन हाँ 400 से 800 के बीच इस तरह से बोला जा सकता है, इस रीजन में लाई करता है। ये छोटा सा जो रीजन होता है, इतना छोटा सा रीजन, ये विजिबल रेंज है। विजिबल रेंज क्या है? विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम। और इसी के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाई करता है, जो हमारी आँखें हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी है, ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी है किसी भी चीज़ को देखने की, जिससे लाइट के माध्यम से, तो इसी लाइट का हेल्प होता है, यही इसी रेंज का, विजिबल रेंज का। बाकी का जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नेचर तो सब कुछ सेम ही रहता है एक्सेप्ट वेवलेंथ और ये, लेकिन उसे हम लोग डिटेक्ट आँख से नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग इसी लाइट की बात करते हैं। क्लियर हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरी नंबर बात, जब लाइट का स्टडी करते हैं तो इसको पहले दो भागों में बांटते हैं। अच्छा, दो भागों में क्यों बांटते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई लाइट की स्टडी को दो भागों में बांटने की, उसको समझिए। बहुत सारे लाइट के ऐसे नेचुरल फिनोमेनॉन्स हैं जिसे कि एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया, फिर बाद में देखा कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमेनॉन हैं जो सेम थ्योरी अप्लाई नहीं होता है। तब जा कर के दो थ्योरी आया और बोला गया कि लाइट का जो बिहेवियर है वो कभी एक टाइप का करता है तो कभी दूसरे टाइप का करता है, इसलिए लाइट को दो भागों में बांटा गया स्टडी के लिए। ठीक है, लाइट को अगर हम लोग कहें तो दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक होता है आपका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। अब ये रीजन आपको हम बता दिए कि क्यों बांटा गया दो भागों में, ये तो क्लियर है कि लाइट को दो भागों में क्यों बांटा गया। कुछ फिनोमेनॉन ऐसे थे जिसको कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सका, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेनॉन थे जिसे इस थियोरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, तो एक नया थियोरी डेवलप हुआ। ठीक है, तो वो वेव थ्योरी से डेवलप हुआ, या लाइट को वेव मान करके उसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो और इनके जो क्राइटेरियाज हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, लाइट का जो बिहेवियर है, किस तरह से लाइट बिहेव करता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, वो क्या क्या है देखिए। अगर लाइट को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जब स्टडी करते हैं तो कब वैलिड होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो एनालिसिस है वो कब वैलिड होता है? वो तब वैलिड होता है जब लाइट जिस भी ऑब्स्टेकल से टकरा रहा है या जिस भी ऑब्स्टेकल से पास कर रहा है, जैसे ऑब्स्टेकल का मतलब हो गया एक एज हो सकता है, कॉर्नर हो सकता है, या एक छोटा सा होल हो सकता है। ठीक है, तो जिस भी कॉर्नर से या होल से या अपर्चर से टकरा करके लाइट जा रहा है ऑब्स्टेकल से, वो उसका साइज जो है, ठीक है, उसका साइज अगर लाइट के वेवलेंथ से कंपेरेबल है, थोड़ा सा कम ज़्यादा है, तब तो हम लोग उसे वेव ऑप्टिक्स से पढ़ते हैं, लेकिन एकदम कंपेरेबल ही नहीं है। इफ़ द ऑब्स्टेकल साइज इज मच मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन वी अप्लाई द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए।
कि जब लाइट का वेवलेंथ, और लाइट का वेवलेंथ कितना है 380 नैनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग है, 380 370 मतलब मान लीजिए 500-600 नैनोमीटर है, मतलब हो गया 500 नैनोमीटर, मतलब समझ जाइए ना 500 इंटू 10⁻⁻⁹ कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा स्केल होता है लाइट का वेवलेंथ का। तो इतना छोटा नॉर्मली जिस भी चीज़ों से लाइट टकरा रहा है, हमारे पास टेबल है ये वगैरह और बहुत सारा एनीथिंग, जो भी सरफेसेस हैं वो नॉर्मली क्या है, उनका साइज जो है लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा है, हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा बड़ा है। तो क्या होता है, इसका मतलब कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो अजम्पशंस है, जो थियरी है, वो वैलिड होता है नॉर्मली इन सारे केसेस में, ठीक है। तो जो कंडीशन है वो हम लोगों ने क्या रखा कि व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल ऑन विच द लाइट इज फॉलिंग इज मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तब वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अप्लाई होता है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गया कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कब अप्लाई करेंगे थ्योरी में किसी भी चीज़ को समझने के लिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम अप्लाई करते हैं तो लाइट बिहेव्स एज रे, एक स्ट्रेट लाइन में लाइट जाता है, ठीक है। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शार्प शैडोज, ठीक है। और ये चीज़ क्लियर हो गया कि लाइट ट्रेवल्स एज रे एंड इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कुछ फिनोमिनॉन हैं जैसे कि आप याद कीजिए, जैसे कि रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है, इन चीज़ों को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स कब है, ठीक इसका उल्टा, व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत छोटा सा अगर कोई पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, इस टाइप का कुछ सिचुएशंस आ रहा है, तो वहाँ वेव ऑप्टिक्स अप्लाई होता है। When the size of the obstacle is smaller or comparable to the wavelength of light, then light behaves as wave. वहाँ पर फिर वो रे एक सिंगल रे स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करता है, वो थियरी नहीं वैलिड होता है, इसलिए इसको वेव ऑप्टिक्स में अलग से पढ़ेंगे हम लोग, और ये दोनों चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। When the size of the obstacle is smaller or comparable to the wavelength of light, then light behaves as wave, wave की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बहुत सारे फिनोमिनॉन हैं जिनको कि हम लोग वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस है या डिफ्रैक्शन है, ठीक है, या पोलराइजेशन है, ठीक है। तो ये सारे फिनोमिनॉन जो है इनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से। तो यहाँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में क्यों स्टडी करते हैं, क्यों लाइट को दो भागों में बांट करके स्टडी किया जाता है, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी कि लाइट का बिहेवियर ही ऐसा है, कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, रे की तरह बिहेव करता है, तो कभी वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लाइट के बारे में। अब आते हैं हम लोग इस लेक्चर का जो मेन चीज़ है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इस पर कंसंट्रेट करेंगे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्या होता है, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में 9th में पढ़ चुके हैं, उसी का एक रिवीजन है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मैंने क्या कहा, जो ऑब्स्टिकल है जिस पर कि पार्टिकल जो लाइट जिससे टकराएगा या जिससे होकर गुजरेगी लाइट, उसका जो साइज है वो क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफ़ी बड़ा रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन उसे बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन या डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल इज मच लार्जर दैन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। और अगर ऐसा सिचुएशन जब आएगा तो इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट कैन बी ट्रीटेड एज ए रे, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं, लाइट कैन बी ट्रीटेड एज रे। रे का क्या मतलब होता है, रे का मतलब होता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल कर रहा है, अगर यहाँ पर कहीं ऑब्स्टेकल रख दिया जाए तो लाइट आगे नहीं जाएगा, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का खूबी है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स बोलता है कि यहाँ ऑब्स्टेकल रख दीजिए और ऑब्स्टेकल बहुत छोटा है लाइट वेवलेंथ के कंपेयर में, तो ये दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है, ऑब्स्टेकल रखने के बावजूद। इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करता है, ऐसे घूम के भी जा सकता है, वेव थियरी दिखाएंगे तो क्लियर हो गया। तो यही अंतर है, लाइट कैन बी ट्रीटेड एज रे, जब भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जब भी ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम लोग लाइट को एज ए रे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मान सकते हैं। तो रे तो ये एक हो गया सिंगल रे,
लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेज होता है, उसे हम लोग बीम कहते हैं। क्या हो गया? मेनी रेज, ये बीम ऑफ लाइट हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है? क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा नंबर क्या है? ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर हो या कर्व्ड मिरर हो, दोनों पर एक ही होता है। कर्व्ड मिरर अगर होता है, हम भी देखेंगे कि कर्व्ड मिरर भी है तो भी वो प्लेन मिरर वाला ही लॉ वहाँ पर लगता है। दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन में, मतलब एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे इधर से आया, रिफ्लेक्टेड इधर गया, नॉर्मल कहीं और जा रहा है। एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। ठीक है, और स्मूथ सरफेस होता है तभी रिफ्लेक्शन होता है। अगर स्मूथ सरफेस नहीं रहे तो फिर रेज इधर उधर चला जाएगा। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता तो है स्मूथ ना रहे तो भी, लेकिन बहुत बीम ऑफ रे उस तरह से बिहेव नहीं करता है। बस इतना ही अंतर है। अच्छा, हम लोग स्मूथ सरफेस की बात करते हैं। हम लोग स्मूथ सरफेस एज्यूम करके करते हैं सो दैट कि लाइट के बजाय हम लोग बीम, सारे बीम्स को एक ही तरह से दिखा सकें। अदरवाइज बीम ऑफ रे डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करेगा अगर स्मूथ सरफेस नहीं रहेगा तो। रे ऑफ लाइट तो हमेशा बिहेव करेगा स्मूथ, क्योंकि उसका जो छोटा सा पोर्शन होगा वो हमेशा स्मूथ ही रहेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को दिखाते हैं। सबसे पहले क्या है, एक बेसिक से ये मान लीजिए ये मिरर है। मिरर को हमेशा इसी तरह से दिखाया जाता है। मिरर को कैसे दिखाया जाता है? मिरर का ये हो गया आपका रफ सरफेस, बैकवर्ड पॉलिश्ड, रफ सरफेस बोल लीजिए इसको, सॉरी पॉलिश नहीं, रफ सरफेस, ब्लैक किया हुआ रहता है नॉर्मली। ठीक है, बिहाइंड द मिरर इसको बोला जाता है। और ये जो है स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट मान लीजिए आ रहा है ऐसे, ये लीजिए कहीं पर से, तो उसको हमेशा एरो देंगे। एरो नहीं देंगे तो ये पूरा का पूरा गलत है। एरो के बिना लाइट रे दिखाने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन ऑफ एरो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइन दी है तो लाइट किस तरफ से किस तरफ आ रही है, कहाँ टकरा रही है, जानना जरूरी है। और दूसरा क्या है कि इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, बहुत ज़रूरी है। हो गया। और उसके बाद इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दीजिए ये। अब रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम लोग स्केल और कंपास लेकर के तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो रफ में ध्यान रखना होता है कि जो एंगल ये है आई, वही एंगल आर रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए आर। ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बना रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बना रहा है वो क्या है, वो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका नॉर्मल है। मिरर है, मिरर का स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, सब क्लियर हो गया इसमें। इसीलिए हम लोग लिखते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये फर्स्ट लॉ हो गया, और सेकंड तो दिख ही रहा है कि ये एक ही प्लेन में लाई करता है। क्लियर है। अब हम लोग ये बेसिक चीज़ तो देख लिए हैं। अब लाइट का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, बेसिक समझना है। तो पॉइंट का इमेज बनाना है। किस टाइप का इमेज बनेगा, प्लेन, अगर मिरर है तो प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में कैसा बनेगा। प्लेन मिरर लिख देते हैं। मान लीजिए कि ये एक मिरर है, ये आपका बैक मिरर का पीछे वाला पार्ट है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, और इसका हमें इसमें इमेज बनाना है। तो इमेज बनाते वक्त क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना होता है। देखिए, सबसे पहले क्या कि एक रे दिखाइए। कम से कम इमेज बनाने के लिए 2 रे दिखाना होगा। 2 रे से कम में कभी भी इमेज नहीं बना सकते हैं। तो एक रे दिखाइए जो ठीक परपेंडिकुलर मिरर पे जाता है। तो जो रे परपेंडिकुलर जाएगा वो परपेंडिकुलर वापस भी हो जाएगा। और एक कोई भी ऐसा दिखाइए जो किसी एंगल पे जा रहा है, और उसको उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए और फिर उसे रिफ्लेक्ट करा दीजिए ऐसे। अब क्या है कि इसको जो परपेंडिकुलर जा रहा था उसको बैकवर्ड ट्रेस कीजिए जितना दूर जा सके, और इसको भी बैकवर्ड ट्रेस कीजिए जितना दूर जा सके। ये हो गया। तो ये पॉइंट P अगर है तो P डैश उसका इमेज बन गया। मतलब कि दोनों रे जो है पीछे बढ़ाने पर जहाँ पर एक दूसरे से कट करेंगे वही उसका इमेज बनेगा, ये वाला। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा, देखिए कि ऐसे ड्रॉ करने से जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, सपोज कीजिए कि ये मिरर है, गलत हो जाता है। क्यों बता रहे हैं
ये मिरर है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने एक रे तो ऐसे ड्रॉ कर दिया जो वापस आ गया, लेकिन दूसरा रे जब ऐसे ड्रॉ कर दिए तो इंसिडेंट रे ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते वक्त क्या होता है, कई बार आदमी एंगल ऑफ इंसिडेंट अंदाज से कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं होकर के अगर ज़्यादा बड़ा घट बढ़ गया तो ऐसे हो गया। अब इसको अगर आप बैकवर्ड स्ट्रेट लाइन में मूव करिएगा तो गलत इमेज बनेगा। देखिए गलत इमेज बन गया, ठीक है। क्यों गलत इमेज बना? क्योंकि I इक्वल टू आर यहाँ पर नहीं बन पाया है, और चूंकि रफली हम लोग कर रहे हैं तो I इक्वल टू आर नहीं भी बन सकता है, तो गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत तरीका है बनाने का, ठीक है। अगर आपने पहले इसको ड्रॉ किया, फिर इसको, फिर बैकवर्ड किया तो गलत हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए उसके लिए क्या करना चाहिए। इमेज ड्रॉ करने का तरीका है कि पहले आप मिरर ले लिए, इंसिडेंट पॉइंट ले लिए, ठीक है। पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन ले लिए यहाँ तक, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रे ऑफ लाइट हो गया, पी का पी डैश हमें बनाना है। अब रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ से ऐसे ड्रॉ करिएगा नॉर्मल के साथ ऐसे, वो पहले मत ड्रॉ कीजिए। पहले क्या कीजिए कि एक पॉइंट P है तो P डैश उतनी ही दूरी पर, ये जितना दूरी है उतनी ही दूरी इसके पीछे में P डैश पॉइंट अंदाज से ले लीजिए, ठीक है। ये इतना दूर है तो अंदाज से इतना दूर पर, ये स्केल नहीं है अगर हमारे पास तो अब ले लेते हैं कि यहाँ बनना चाहिए, तो इसको P डैश बोल देते हैं इमेज। अब इसको डैश लाइन से जोड़िए, ठीक है। याद रखिए जब भी मिरर के पीछे हम ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअली रे तो वहाँ जा नहीं रहा है, इसलिए उसको डैश से दिखाया जाता है। वो वर्चुअल पोजीशन है, रे नहीं जा रहा है, वो वर्चुअल है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। आपको ये डैश से पहले ड्रॉ कर लेना है और उसको फिर एक्सटेंड कर देना है ऐसे, क्लियर हो गया। अब आपका मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि अब पहले आपने बैकवर्ड पहले ही बना लिया है। तो अब देखिएगा कि ये इमेज, क्योंकि इमेज तो आप पहले ही बना चुके हैं, आप केवल रे को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तरीका होना चाहिए। तो मिनिमम 2 चाहिए, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 कितना भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के एक और दिखा देते हैं, इसमें ऐसे गया, ठीक है। और जाने के बाद पहले डैश लाइन से इसको जोड़ लिए ये, अब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं इधर। ये इसमें कितने 3 रे दिखा दिए, एक परपेंडिकुलर वाला ये रे, दूसरा ये, तीसरा ये। अब इसमें कोई पूछेगा कि भाई साहब एक्चुअली में कितने रेज जाते हैं एक पॉइंट इमेज के लिए दूसरे जगह बनने के लिए यहाँ पर, तो क्या जवाब होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जाते हैं, ठीक है। अगर छोटा सा पोर्शन भी मिरर का ले लिए तो उससे कितने रेज जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज रिफ्लेक्ट होंगे, बनेंगे यहाँ पर उसके इमेज, इनफाइनाइट। भाई मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मिरर है तो इस मिरर में आप बहुत सारा रे दिखा सकते हैं ना, कोई लिमिट तो है नहीं, रे का तो कोई साइज है नहीं, डायमेंशन है नहीं रे का कि इतना मोटा थिकनेस होता है, तो इसमें बहुत सारा रेज जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जा सकता है इसमें, ठीक है। ये रेज गया और उसका बैकवर्ड मूव किए तो इस तरह से बना, क्लियर है। तो पॉइंट इमेज का बनाना अब हमको लगता है कि क्लियर हो गया, आसान हो गया, क्या तरीका मेथड सब हो गया। इसी तरह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का बनाते हैं, इसी तरह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का आप बनाएंगे, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का कैसा बनेगा, देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब कि जिसमें एक पॉइंट लिए दूसरा, जैसे मान लीजिए पेन है या पेंसिल है, उसका बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये सब ऑलरेडी क्लास 9, 10th में हम लोग सीख चुके हैं, बस उसी का रिवीजन है। मान लीजिए PQ कोई पेन या पेंसिल है, उसका इमेज बनाना है, तो PQ बनाना मैंने, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ बहुत सब जगह पॉइंट है, हर पॉइंट का इमेज बनेगा, लेकिन 2 एंड पॉइंट जो होता है उसका इमेज बना लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वही उसका इमेज हो गया, ठीक है। इसलिए P और Q का केवल इमेज बनाएंगे तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। तो क्या किया जाए, सबसे पहले जो मेथड बताएं उसी मेथड से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ठीक है, गया और आ गया। यहाँ से पहले P का बना लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 उपाय है, एक उपाय है कि इसको इधर ड्रॉ करके बनाइए ऐसे, ठीक है, ऐसे, और दूसरा उपाय है इधर ही बनाइए ऐसे ऐसे। तो इसमें जिग जैग हो जाएगा, बहुत सारा रे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे, वो नहीं करते हैं हम लोग। इस P का इधर ड्रॉ कर देते हैं, Q का इधर ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। गलत नहीं है, आप कैसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा। तो क्या किया जाए, ये लीजिए, ये गया। अब रिफ्लेक्टेड रे मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, मेथड जो बताया था ध्यान कीजिए, इसको बैकवर्ड मूव करूंगा, कितना दूर है, जितना दूर है लगभग उतने दूरी पे
यहाँ पे मान लीजिए पी डैश बनना चाहिए। अब जा कर के इसको जोड़ूंगा और फिर उसको बैकवर्ड मूव करूँगा। हो गया। इसी तरह से क्यू का बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक और ले लेते हैं क्यू के लिए ये। और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने से पहले क्या करेंगे, इमेज ड्रॉ कर ले, पहले इमेज बना लेंगे। कहाँ बनना चाहिए, इतनी दूरी पे है, लगभग यहाँ बनना चाहिए। तो ये क्यू डैश हो गया। अब इसको जोड़ेंगे ये, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, डैश लाइन से जोड़ देना है। डैश से क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज है। तो P का इमेज P डैश Q डैश हो गया। क्लियर है। और भी रेस दिखा सकते हैं हम चाहें तो, लेकिन हमारा काम हो चुका है जितना चलना चाहिए था। रेस हम कितना भी दिखा सकते हैं। रिफ्लेक्टेड रे अब आगे जा कर के कहीं नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि दिखाई दे के आगे जा कर के रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिल जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो डाइवर्जिंग है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर हो गया। कैसे बना सकते हैं हम लोग, मिनिमम 2 रेस चाहिए होता है बनाने के लिए, उन्हीं पॉइंट का इंटरसेक्शन जो होता है वो आपका हो जाता है। तो क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। इस जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी ही डिस्टेंस पे ये इमेज बनता है। इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है इमेज हमेशा। और इसमें लैटरल इन्वर्जन भी होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट भी हो जाता है। तो ठीक है, ये सब क्लास 9, 10th वगैरह में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर के ऊपर 2 सिंपल से सवाल बनाते हैं। ये देखिए, पहला इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, बोलता है अ बॉय ऑफ हाइट h wants to see his full image in a plane mirror, find the minimum length of mirror required। ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम लेंथ h हाइट का लड़का है, तो कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस पे क्या करेगा, वो मिरर को रखा हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, और उसमें वो अपना इमेज पूरा का पूरा देखना चाहता है। तो कम से कम कितना छोटा मिरर होने पे वो अपना पूरा इमेज देख पाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसको कैसे किया जाए, सबसे पहले देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, बिना ज्योमेट्री ड्रॉ किए हुए तो आप कर ही नहीं सकते हैं इसमें इसको। तो सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए कि एक बॉय है, ये बॉय का यहाँ पर आँख है, ठीक है, ये आई है, और यहाँ पर हेड है एच, तो ई है, और एच क्या है, हेड है, और यहाँ पर मान लीजिए उसका पैर है, ठीक है। तो करना क्या है, ये फुट है, इसको एफ नाम दे देते हैं, आई हेड एंड फुट, ये हो गया। और वो बंदा अपने आप को पूरा मिरर चाहिए हाइट, तो मिरर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक मिरर है, ये पहले मैं पूरा बना लेता हूँ कि बहुत लंबा मिरर लेते हैं, फिर उसमें ड्रॉ कर लेंगे कि कम से कम इतना मिरर होगा तो हमारा काम चल जाएगा। ये मिरर है। अब देखिए यहाँ पर आँख है, ये जो है ना आई है, ये आई है। तो आई से देखने के लिए इसका मतलब कि हेड से जाएगा कोई रे, मिरर से टकरा के आँख पे आएगा, तभी उसका हेड का इमेज बनेगा। इसी तरह से पैर से कोई जाएगा रे, मिरर से टकरा के उसके आँख पे बनेगा, इमेज आएगा, तभी जाके बनेगा। इसलिए ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक रे को आना है और वो रे क्या करेगा, मिरर से टकरा करके इसके आँख पे आए ऐसे, तब जा करके उसको मतलब कि ये दिखाई देगा। तो एक कोई पॉइंट ले लीजिए, ऐसे ऐसे गया और टकरा करके ऐसे आया, ये नॉर्मल हो गया, ये रे आ गया और ये रे आया, एक तो ये हो गया। और उसके बीच में हेड और आई के बीच में जितना पॉइंट है सब उसी के अंदर लाई करेगा, तो इसका मतलब उसको दिख जाएगा। दूसरा एक ले लीजिए कि फुट से लीजिए, कि फुट से पैर से ऐसे गया, जाने के बाद क्या हुआ, इसके आई पे ऐसे टकराया, ये गया और ये आई पे आया। तो ये इतना आपको ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ये कंडीशन है, इसी कंडीशन में आपको मिरर, इसी कंडीशन में जो है उसको पूरा का पूरा इमेज दिखाई देगा। तो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, इमेज ड्रॉ करेंगे, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए एच है, तो एच का इमेज एच डैश बनेगा। कहाँ बनाया जाए, एच डैश, यहाँ पर मान लीजिए एच डैश है, और ये जो आ रहा है रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जा रहा है, मान लेते हैं ये जो है एफ डैश है फुट का, और यहाँ पर ई डैश है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपना जो फेस है, मतलब एच डैश, ई डैश, एफ डैश इमेज देख पा रहा है। कितने पोर्शन में, इतना सारा पोर्शन में,
जो आपको दिख रहा है ये मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इमेज से ये वो बना पा रहा है, ये वाला इमेज ये बना पा रहा है H', ठीक है। क्योंकि इससे रे नहीं भी जाएगा तो भी वो देख पाएगा, लेकिन इसके अंदर जाना चाहिए, इसके अंदर से रे जाएगा तभी तो इस सारे पोर्शन का इमेज इसमें बनेगा। क्लियर है। अब इसमें क्या करना है हमें, मान लेते हैं कि ये लेंथ जो है L है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो ज्योमेट्री इसमें इन्वॉल्व है, तो ये भी L होगा, उतनी ही दूरी पे बनेगा। और इसमें जो है इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ऊपर वाले इस पोर्शन को x और इस वाले पोर्शन को y, ठीक है। किसको, ये वाला x है और ये वाला y है, एज्यूम कर लिए। और ट्रायंगल बना देते हैं बड़ा सा, ये 2 ट्रायंगल बन गया है, देखिए I का है, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, ध्यान दीजिए, और एक ट्रायंगल ये ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल है, सपोज कीजिए इसको अल्फ़ा बोल लेते हैं और इसको बीटा बोल लेते हैं। तो हम लोग देखिए लिख सकते हैं कि tan अल्फ़ा, लिखिए कितना होता है, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, H' डिवाइड बाई 12 लिख सकते हैं ना जी। और इसी को लिख सकते हैं एक्स वाई, छोटा वाला अगर ये वाला अगर लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो इसी को लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स बाई कितना L, ठीक है। और इसी तरह से tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, तो E', F' डिवाइड बाई 2L, और इसी को लिख सकते हैं y बाई L, ठीक है। ये देखिए इस वाले ट्रायंगल से y बाई L हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब रही बात, दोनों को जोड़ देते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो दोनों को जोड़ने पे 1 + 2 से क्या मिलेगा, 1 + 2 करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए H' प्लस E', F' बाई 2L इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई L कैंसिल हो जा रहा है हमारे पास, और E', F' जो है E', F' और H' को जोड़ेंगे, E', F' और H', तो वो किसके बराबर हो गया, टोटल हाइट h बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मिरर का लेंथ कितना है, x प्लस वाई, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना हो गया, मिनिमम साइज ऑफ मिरर h/2 हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग केवल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को लगा करके प्लेन मिरर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब यह है कि इससे रिलेटेड इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आए तो इसी तरह से उसमें ज्योमेट्री अप्लाई करना है बस। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, ए बॉय इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन ए वॉल ऑफ हाइट h एंड ए प्लेन मिरर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ द वॉल। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि एक लड़का जो है वो यहाँ पर खड़ा है और उसके पीछे में एक बड़ा सा वॉल है, मान लेते हैं ये वॉल है, ठीक है, इसका हाइट h है, और वो दीवार यहाँ पे मिरर यहाँ पर है, मिरर के बीचों बीच वो खड़ा है, मिरर और वॉल के बीचों बीच खड़ा है। अब चाहता है कि मिरर जो है इसमें पूरा का पूरा वॉल उसको मिरर में दिखे, तो उसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए बॉय का जो है यहाँ पर बॉय का हाइट है, आँख है यहाँ पर सपोज कीजिए, तो आँख ही मेन है, बॉय का हाइट माथा मतलब है नहीं, आँख मेन है ई। तो क्या करे वो, तो इसमें करना क्या है कि एक रे को ले आना है ऐसे इस पे, ठीक है, ऐसे कहीं पे लाना है जो कि रिफ्लेक्ट होकर के बॉय के आँख पे पड़े, ये पड़ गया, ये इसका नॉर्मल है, कोई मतलब नहीं है अभी। तो एक रे यहाँ हो गया, दूसरा क्या है कि इस यहाँ से जाए और वो रे भी क्या पड़े, बॉय के आँख पे पड़े। इसका मतलब कि ये जो है इतना मिरर होने से उसका काम चल जाएगा। अब इतना मिरर जो है वो कितना होगा वही देखना है हमें, ये मान लीजिए कर लिए, और इसका इमेज भी बना दिया जाए, ठीक है। ये हालांकि ये मिरर रिक्वायर्ड नहीं है हमें, फिर भी हम इमेज बना दे रहे हैं ताकि इमेज बनाने के लिए ये ड्रॉ कर दिए हैं, ओके। और ये इस तरह से आ रहा है, कहीं बना दे रहे हैं यहाँ पे इमेज, थोड़ा सा बड़ा बन जा रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा,
मान लीजिए ये पी क्यू है तो ये हमारा पी डैश क्यू डैश हो गया। क्लियर है? इसको मिला दिए और सेम कॉन्सेप्ट, पिछला वाला ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक। और मान लेते हैं कि ये हाइट h है, तो ये अगर a ले लेते हैं कोई एक वेरिएबल, तो ये h माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, जैसे पिछले बारे में किए थे, यहाँ से यहाँ तक के बीच को। ये लेंथ l मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को, ये भी l हो जाएगा और ये 2l हो जाएगा, ठीक है। अब tan अल्फ़ा अगर लिखते हैं, tan अल्फ़ा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल्स में, इसमें और फिर इसमें और इसी तरह से नीचे वाले में, और निकाल लीजिए। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू आपका हो जाएगा a/3l, ठीक है, विच इज इक्वल टू x/l, ठीक है। इसी तरह से tan बीटा, दिस इज इक्वल टू h माइनस a/3l एंड दिस इज इक्वल टू y/l, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 कर लीजिए, इससे क्या हो जाएगा आपका x + y इक्वल टू h/3। खुद से करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा आया तो आप कर सकते हैं, ठीक है। h - a + a करिएगा तो h आ जाएगा। क्लियर है?